हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई रैंकर्स यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा सोशल साइंस का एग्ज़ाम अब नज़दीक है। ठीक है, तो उसके लिए हम आप सभी को एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो आज हम एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देंगे, ताकि आप केवल मात्र इन क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में ला सको। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान देंगे सभी बच्चे यहाँ पर कि आज जो हम कर रहे हैं बेटा, वो आपका अभ्यास पत्र 2 से उठाया गया है। ठीक है, अभ्यास पत्र 2 से लिया गया है और 3 घंटे का जैसा होता है ना पेपर, उसी तरीके से करेंगे हम इसे। और अधिकतम कितने मार्क्स का है बच्चों, ये 80 मार्क्स का है। ठीक है, 80 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न बेटा कैसा रहता है। ठीक है, यदि हम बात करेंगे इसके पहले प्रश्न की, तो आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर कि पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है। जल्दी से बताएंगे एक बार बच्चों आप सभी, क्या आप सभी को इसका आंसर पता था? जल्दी से बताएंगे, क्या आपको पता है कि गुलामगिरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? जल्दी से बताएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ज्योतिबा फूले। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए कि ये बताना है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप कहेंगे ज्योतिबा फूले। सेकंड प्रश्न देखेंगे बच्चों, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें निम्नलिखित में से किस भावना से प्रेरित थी? जल्दी से बताएंगे बच्चों। हमने कहा जब आपको पता है कि 1815 में नेपोलियन की हार हो गई, ये याद कर लो एक तो उसके बाद जो यूरोपीय सरकार थी वो रूढ़िवाद को मान रही थी। किसे मान रही थी बच्चों? रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या होती है? रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें पुराने ख्यालों के लोग इसमें शामिल होते हैं, यानी कि पुरानी विचारधारा को, जो परंपरागत उनके तौर तरीके चल रहे हैं उसको मानने वाले लोग इस विचारधारा के माने जाते हैं। कौन सी विचारधारा बच्चों? रूढ़िवादी। तो याद रखोगे 1815 में जब नेपोलियन की हार हुई तो उसके बाद यूरोपीय सरकार कौन सी भावना से प्रेरित हो गई? रूढ़िवाद से। ठीक है बच्चों, तो रूढ़िवाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सी मृदा है जो उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी। मतलब ऐसी मृदा का नाम बताओ, ऐसी मिट्टी का नाम बताओ जिसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए और हैवी रेनफॉल चाहिए। जल्दी से बताएंगे। तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा बेटा? लेटेराइट मृदा। कौन सी? लेटेराइट मृदा। अगर मैं आपसे पूछूं लेटेराइट मृदा जो है, ठीक है, लेटेराइट मृदा जो है ये कहाँ पर पाई जाएगी बच्चों? जल्दी से बताएंगे, कहाँ पर पाई जाएगी बच्चों? जल्दी से। तो आप कहेंगे असम में। कहाँ पर? असम में पाई जाएगी। ठीक है, ये याद कर लोगे। लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाएगी बच्चों? असम में पाई जाएगी। असम हो गया आपका, ठीक है, केरल हो गया, क्या हो गया? केरल हो गया। ऐसी ऐसी जगहों पर ये पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे इस वाले में क्या कहा गया है। कह रहा है कि स्तंभ क का मिलान करना है स्तंभ ख से, यानी कि मैचिंग करनी है आपको। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर एक करेक्शन कर लो बच्चों, एक करेक्शन कर लो। क्या करेक्शन? देखो दोनों में नवीकरणीय लिखा है ना। चलो ऑप्शन से देखेंगे। सबसे पहले मुझे बताएंगे जैव का मतलब क्या होता है। तो आपको पता है जैव का मतलब होता है जिसके अंदर जीवन है, और जीवन जिसके अंदर है बेटा उसे हम किसे कहेंगे? वन्य जीव में। किसे कहेंगे? वन्य जीव में। यानी कि पहले का दूसरा होना चाहिए। देखो पहले का दूसरा इसमें नहीं है, ये ऑप्शन गया। ठीक है, इसमें तीसरा दिया, ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन भी गया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन बनता है बेटा? सी ऑप्शन बनता है। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखेंगे सी का फर्स्ट का है, यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा है ना। यहाँ पर क्या आना चाहिए? अनवीकरणीय आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अनवीकरणीय, यानी कि जिसको हम वापस से पहले जैसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपने कोयला को जलाया तो कोयला क्या दोबारा से बन जाएगा? नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है वो क्या कभी खत्म होगी? जल्दी से बताएंगे, सौर ऊर्जा क्या कभी खत्म होगी? तो हम कहेंगे सौर ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होगी, इसका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पता ही है एक संकल्पना दे दी जाती है और कारण दे दिया जाता है। दोनों पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि दोनों में से कौन सी बातें ठीक है। कह रहे कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक होते हैं मतलब एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या कृषि के बिना उद्योग चल जाएगा या उद्योग के बिना कृषि चल जाएगी? तो आप कहेंगे जी ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये बात तो इन्होंने सही कही, क्योंकि देखो अगर मान लो कि एक फैक्ट्री है, ठीक है ना, एक फैक्ट्री है जो क्या कर रही है, जिसका काम है
ब्रेड बनाना, क्या करना, ब्रेड बनाना। अब ब्रेड बनाने के लिए पहले उसे गेहूं तो चाहिए होंगे, जो गेहूं होंगे बेटा, जो गेहूं होंगे वो किस पे निर्भर करता है, कृषि पर। तो ये जो उद्योग है ये तब तक काम नहीं कर पाएगा जब तक ये कृषि ना हो, इसलिए हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समझ आई बात यहाँ तक। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, देश के औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी का उन्मूलन करने की आवश्यक शर्त है। आपने कहा जी अगर देश के अंदर औद्योगिक विकास हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, देश के अंदर औद्योगिक विकास हो रहा है, तो उससे क्या बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन हो जाएगी। उन्मूलन का मतलब खत्म करना, ठीक है। तो क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, आप कहेंगे बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि देखो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो गरीबी तो बचेगी ही नहीं। समझ आई ये बात। तो ये भी बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, क्या ये जो संकल्पना दी थी, ये वाली संकल्पना, क्या इसका ये सही कारण बता रही है। तो देखो इसने कारण तो नहीं बताया, पूरक होने का कोई भी कारण नहीं बताया इसने। तो आप ये कहेंगे दोनों बातें सही हैं परंतु ये इसका कारण गलत है। दोनों बातें सही हैं परंतु कारण गलत है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें देखेंगे, यहाँ कह रहे हैं 1920 के दशक में इनमें से कौन सा देश ऐसा था जिसमें महत्वपूर्ण विशेषता बृहत उत्पादन का चलन था। किसका उत्पादन बेटा, बृहत उत्पादन चला। तो ये याद रख लोगे आप, कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका था, जहां पर 1920 के दशक में 1920 के दशक में बृहत उत्पादन चला है बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों से संबंधित इनमें से कौन सा सही है। मतलब आपको पता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, सबसे पहले आप लोग डेट याद करेंगे, कब से कब तक चला बेटा, 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है ना, ये प्रथम विश्व युद्ध चला है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला है। हमने कहा इसकी केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन शामिल था, आप कहेंगे जर्मनी भी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और ओटोमन तुर्की था। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। समझ आई बच्चों यहाँ तक बात, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें भी आपको संकल्पना दी है और कारण दिया है। ठीक है, संकल्पना दी और कारण दिया। देखो क्या कहते हैं, कह रहे हैं बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। याद रखोगे बेल्जियम का जब संशोधन हुआ संविधान के अंदर तो कितनी बार हुए बच्चों, 4 बार हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। कह रहे संविधान सभी को एक ही देश में एक साथ रहने के सक्षम बनाने के लिए था। यानी कि जो संविधान ये बना रहे थे वो क्या था कि देश में सभी लोग एक साथ रहें। तो बिल्कुल एक साथ रहने की बात यहाँ पर कही गई थी कि सभी लोग एक साथ रहेंगे, ऐसा हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं। तो आप कहेंगे ये बिल्कुल दोनों बातें सही है और ये इसका निष्कर्ष भी सही दे रहा है, ये इसका निष्कर्ष भी सही दे रहा है बच्चों। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां क्वेश्चन है आपका, इसमें भी मैचिंग करनी है आपको, जल्दी से बताएंगे। आप खाली ये देख लीजिए जो बैंकिंग है, ठीक है ना, जो बैंकिंग है वो कौन से पार्ट में आती है। आपको पता है बैंकिंग किसका हिस्सा है बेटा, संघ सूची का है ना। आपको पता है कि जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो किस में किया, एक संघ सूची में, एक राज्य सूची में, एक संवर्ती सूची में और एक आ गई अवशिष्ट विषय, है ना, यानी कि जो बाकी बच गए। देखो संघ सूची जो होती है इस पे कानून बनाने का अधिकार किसे बेटा, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि केंद्र सरकार है। ठीक है, और राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो है आपका स्टेट गवर्नमेंट पे यानी कि राज्य सरकार पर। संवर्ती पर आपकी सेंट्रल भी और स्टेट भी यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। समझ आई बच्चों यहाँ तक बात। ठीक है, तो इतनी बातें थी। हमने कहा संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल है, उसमें से हमारा एक बैंकिंग भी शामिल है। कौन सा, बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग से संबंधित अगर कोई भी कानून बनेगा तो उसको बनाने का काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आपने देखा था बैंकिंग से रिलेटेड था आपका ये नोटबंदी, है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही तो ये कानून बनाया, है ना, उसको लागू करके फिर ये 2000 के नोट बंद कराए, फिर 500 के नोट भी चेंज हुए और 1000 के नोट बंद करा दिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। तो आपने कहा संघ सूची में कौन सा विषय आएगा बेटा, बैंकिंग आएगा। आप ध्यान देंगे ए का थर्ड किस में, ए का थर्ड इसमें, इसमें नहीं हटा देंगे, इसमें नहीं हटा देंगे, इसमें नहीं हटा देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आई बात। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न आपका, किन में से कौन सा देश था जिसने साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण
दिया है अपने आप को, यानी कि साथ आकर संघ बनाने का, कि भाई साथ में आ जाओ और हम एक क्या बना देंगे, एक समूह बना लेंगे, एक साथ बना लेंगे। तो आप कहेंगे ऐसा था भाई अमेरिका। कौन था? यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है, ध्यान देंगे। इसमें ये कहा है आपसे, ये कुछ आंकड़े दिए, ठीक है, 2019 के लिए कुछ आंकड़े दिए भारत और भारत के पड़ोसी देशों का। कह रहे हैं कि इनमें से बताइए किसका मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है, ठीक है ना, मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है। तो पहले तो आप ऑप्शन देख लो, भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है। अगर हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्योंकि देखो यही तो है मानव विकास सूचकांक, है ना, यही है मानव विकास सूचकांक। तो हमने कहा यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है बेटा वो तो ये है। बट आप देखोगे क्या पाकिस्तान ऑप्शन में है? ऑप्शन में तो नहीं है। इसके बाद देखेंगे कौन सा बड़ा नंबर है बेटा, ये है 148। क्या म्यांमार ऑप्शन में है? तो वो भी नहीं है। इसके बाद देखेंगे कौन सा बेटा, 143, तो नेपाल। तो नेपाल आपका ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। समझ आई बच्चों ये बात आपको यहाँ पर? ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देंगे। बढ़ते बेटा 12वें क्वेश्चन की ओर, देखेंगे कह रहे इनमें से कौन सा देश ऐसा है जिसने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया है। देखो आपको पता है कि भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था चलती है। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब क्या, कि यहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टी होंगी, एक से ज़्यादा पार्टी होंगी। आपको पता है अगर बात करें हम, आम आदमी पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, है ना, ये सारी पार्टी क्या है, ये सारी पार्टी मिलकर काम कर रही है। तो भारत के अंदर कौन सी व्यवस्था है बेटा, बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहे हैं प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाना क्या कहलाता है। अब मुझे ये बताएंगे, हमने कहा ये जो हमारे पास अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है, क्या है बेटा, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है, कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। एक है आपका प्राथमिक, ठीक है, एक है द्वितीयक, एक है तृतीयक, ठीक है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देखो प्राइमरी का काम क्या है बेटा, इसमें सारा का सारा प्रकृति से रिलेटेड काम है, जैसे कृषि हो गया। ठीक है, सेकेंडरी का काम क्या है, यहाँ से जो सामान लिया उसका विनिर्माण कराना। क्या कराना बच्चों, उसका विनिर्माण कराना, ये इसका काम है। तो आपसे यही तो पूछा है, जो प्राकृतिक उत्पाद है उसको अन्य रूप में परिवर्तित करने को हम किस में शामिल करते हैं बेटा, द्वितीयक उत्पाद में। किस में करते हैं, द्वितीयक उत्पाद में। तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखेंगे, उत्पाद निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही है। यानी कि ऐसा कौन सा देश था जिसने उत्पादन में महिलाओं की भूमिका अधिक रही है। तो आपका आंसर होना चाहिए नॉर्डिक देश। कौन सा बच्चों, नॉर्डिक। ये आपका कौन सा देश है, फिनलैंड है। कौन सा, फिनलैंड, फिनलैंड, फिनलैंड। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ आया आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे आपका 15वां क्वेश्चन। कह रहे विश्व बैंक द्वारा देशों की तुलना करने के लिए उनकी डैश सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। यानी कि अगर जो विश्व बैंक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक है, अगर वो तुलना करे कि कौन सा देश काफ़ी अच्छा है, ठीक है, कौन से देश की स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो वो किस चीज़ पर ध्यान देगा बच्चों, किस चीज़ पर ध्यान देगा, तो वो ध्यान देगा प्रति व्यक्ति आय पर। किस पर ध्यान देगा बच्चों, प्रति व्यक्ति आय पर ध्यान देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्षेत्रीय दल द्वारा शासित है। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे बच्चों। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपको भी मिलना चाहिए ना। 17वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 17वां क्वेश्चन, ये 16वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ओके, कमेंट में आप लोगों के आंसर आने चाहिए। 17वां क्वेश्चन में ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की एक चुनौती है। बताओ, देखो वैश्वीकरण जानते हो आप, वैश्वीकरण का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर काम करता है ना। वो कैसा भी हो सकता है, राजनीतिक रूप से भी हो सकता है, आर्थिक रूप से भी हो सकता है, सामाजिक रूप से भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जब एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देता है तो ऐसी स्थिति को हम वैश्वीकरण कहते हैं। अब ये बताएंगे वैश्वीकरण के दौरान क्या एक चुनौती सामने आती है, क्या नए बाजारों तक पहुंच, ये चुनौती थोड़ी ना, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भर्ती होना, क्या अंतर्राष्ट्रीय जो देश है वो इसमें आ जाता है। नई प्रतिभा तक पहुंचना या अनुपातिक वृद्धि होना। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे ये वाला प्रश्न आप लोग, कि इनमें से कौन सी एक चुनौती है।
ठीक है, इसमें से कौन सी एक चुनौती है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे बच्चों। चलो ये भी आपके कमेंट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको दे देते हैं। ओके, ये 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें जब आप समझोगे ना, आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वैश्वीकरण भी होता क्या है, इसलिए आपके लिए ये छोड़ दें, ठीक है ना। क्योंकि जब आप एक चीज़ को ढूंढते हो, एक क्वेश्चन को ढूंढते हो, तो उससे आपको 2-3 क्वेश्चन अपने आप मिल जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। चलिए अगला देखेंगे बच्चों, 18वां क्वेश्चन, ठीक है, कह रहे हैं कि इनमें से शहरी परिवार का कौन सा वर्ग, यानी कि शहर का ऐसा कौन सा वर्ग है जो औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेता है, औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेगा। बेटा औपचारिक क्षेत्र, देखो ऋण के 2 तरीके हैं, एक तो है आपका औपचारिक और एक क्या है बेटा, एक है अनौपचारिक। क्या है बेटा, अनौपचारिक। अनौपचारिक क्षेत्र कैसा होता है, अनौपचारिक होता है कि रिश्तेदारों से ले लिया, साहूकार से ले लिया, किससे लिया भाई, रिश्तेदारों से आपने पैसा ले लिया, ठीक है, या फिर साहूकारों से पैसा लिया, ठीक है ना। तो जब आप ऐसे ऐसे कोई पैसा लेते हो तो इसे हम कहते हैं अनौपचारिक स्रोत। लेकिन जो परिवार है, कैसा परिवार, शहर का, ठीक है ना, तो वो भी कैसा होगा बेटा, अमीर होगा। कैसा होगा, अमीर होगा। तो जो अमीर लोग होते हैं वो औपचारिक क्षेत्र से ऋण अधिक से अधिक लेते हैं बेटा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो अगर हम औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं तो इसकी ब्याज दर भी कम होती है, इसकी ब्याज दर कैसी होगी बेटा, कम होगी। और अगर इसकी बात करें तो इसकी ब्याज दर कैसी होगी बेटा, अधिक होगी। समझ आई ये बात। अच्छा कौन सा वाला सेफ है, तो ये वाला सेफ माना जाता है, ठीक है ना, ये वाला सेफ माना जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों कि इनमें से कौन सी आधुनिक करेंसी का एक रूप है। देखो चांदी के सिक्के बेटा पहले चलते थे, तांबे के सिक्के पहले चलते थे, सोने के सिक्के पहले चलते थे। वर्तमान में क्या चलता है बेटा, कागज के नोट चलते हैं, ठीक है ना, कागज के नोट चलते हैं। शाबाश। 20वां प्रश्न देखेंगे, कह रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन सी असंगठित क्षेत्रों की विशेषता है। देखो क्षेत्रक जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका संगठित, है ना, और एक होता है असंगठित, ठीक है, एक होता है आपका संगठित और एक होता है आपका असंगठित, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे, हमने कहा जो आपके संगठित क्षेत्र होते हैं ना, इसका जो वेतन होता है, इसका जो वेतन होता है वो भी फिक्स होता है। यहाँ कार्य करने का जो समय है ना, कार्य करने का जो समय है वो भी कैसा होता है, वो भी फिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो नौकरी है, ठीक है, आपकी जो नौकरी है वो कैसी होती है, स्थायी होती है, फिक्स होती है, आपकी नौकरी नहीं छीनी जाएगी। यहाँ पर आपको सभी सुख सुविधाएं दी जाएंगी, सभी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ पर आपको भत्ते का, भत्ता यानी कि बोनस, इसका भी प्रावधान रहता है, ठीक है। कहाँ पर, संगठित क्षेत्र में। लेकिन पूछा क्या है बेटा आपसे, असंगठित पूछा है। असंगठित मतलब इसका नेगेटिव होना चाहिए। देखो रोजगार की अवधि नियमित होती है, वो तो बेटा इसमें होती है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, नहीं जी सुनिश्चित नहीं होता, ठीक है, सुनिश्चित तो इसमें होता है। उनकी कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं एवं कार्यविधि हैं, तो भाई ये तो इनकी होती है ना, औपचारिक कार्यविधि तो इनकी होती है, क्योंकि आप अगर किसी सरकारी सेक्टर में जा रहे हो तो आपको एक प्रक्रिया के द्वारा गुजरना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे नियम और विनियम तो होते हैं, परंतु उनका पालन नहीं होता। क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर वाले को देख लो जो प्राइवेट जॉब करता है, वहाँ पर नियम तो बने बट उसका पालन नहीं हो रहा है, बट सरकारी में उसका पालन करना अनिवार्य होता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ रही है ये बातें। अब आ जाते हैं अपने खंड खा पर, ठीक है बेटा, खंड खा सेक्शन बी पर आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है। कैसे प्रश्न मिलेंगे बेटा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर शुरू करते हैं बेटा। अगर हम बात करें ये वाला क्वेश्चन कि 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद के विचारों की समीक्षा कीजिए। आप सबसे पहले समझ जाइए कि राष्ट्रवाद क्या होता है बेटा। राष्ट्रवाद होता है देश के प्रति प्रेम की भावना, ठीक है। क्या होता है बेटा, देश के प्रति, ठीक है, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम की भावना, प्रेम की भावना, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा, राष्ट्रवाद कहते हैं। जो हम कहते हैं ना कि हमारा भारत महान, तो ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक देश के प्रति प्रेम की क्या है, भावना ही तो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी की, और वो भी कहाँ की, यूरोप की। तो देखेंगे जरा इसके बारे में। हमने कहा भाई जो 19वीं शताब्दी थी उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद की एक लहर चल गई, ठीक है। यूरोप में क्या हुई, यूरोप में एकदम से लहर चल गई, ठीक है, जिसने यूरोपीय देशों को कायाकल्प कर दिया।
यानी कि बिल्कुल ही वहाँ पर परिवर्तन ला दिया। क्योंकि देखो यूरोप के अंदर 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, एकदम से राष्ट्रवाद की लहर चल गई। लहर चलने से क्या होता है बेटा, इस दौरान ना जर्मनी, इटली और रोमानिया जैसे कई नए देश बन गए। ठीक है, कौन कौन से देश बन गए बेटा, याद रखोगे, जर्मनी, इटली और रोमानिया। और अगर बात करें यूनान, पोलैंड और बल्गारिया जैसे देश आज़ाद हो गए। ठीक है ना, जिस पर औपनिवेशिक शासन था वो आज़ाद हो गए। ठीक है, और उदारवादी विचारधारा ने राजनीतिक रूप से सहमति से बनी सरकार पर जोर दिया। कह रहे हैं भाई ये जो उदारवादी सरकार है ना, ये काफ़ी अच्छी है यहाँ के लिए। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कुछ बातें होती है जिससे हमें ये पता चलता है 19वीं शताब्दी के दौरान में यूरोप में क्या हुआ, उदारवादी राष्ट्रवादों की विचारधारा बदल गई यहाँ पर पूरी तरीके से। ठीक है, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई एकदम से। देखेंगे अगला प्रश्न, ऋण कर्जदार को ऐसी स्थिति में ढकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। इस कथन का समर्थन में उदाहरण दीजिए। अब देखो बेटा क्या कहा है इसने कहा जो ऋण कर्जदार है, यानी कि जिसने कर्जा लिया, ठीक है, उस व्यक्ति को ये ऐसे स्थिति में ढकेल देता है जहाँ से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। अब सोचो जरा कि एक व्यक्ति है, ठीक है, इसने लोन ले लिया कहीं से, 10 लाख रुपए का बेटा लोन लिया। ठीक है ना, अब ये लोन को नहीं चुका पा रहा। मान लेते हैं कि इसने ये जो लोन लिया किस लिए लिया था, कृषि के लिए लिया। ठीक है ना, कृषि के लिए इसने लोन लिया। अब इसने फसल तो बोई लेकिन समय पर वो बिकी नहीं, या फिर खराब हो गई फसल, किसी कारणवश इसकी फसल उतने दाम में नहीं गई जितने की इसको उम्मीद थी। तो ये जब अगले साल में पहुंचा तो इसको लॉस हुआ। इसको 10 लाख की जगह बेटा 10 लाख की जगह क्या हुआ, 10 लाख की जगह इसने मान लेते हैं केवल 5 लाख का ही प्रॉफिट कमा पाया और 5 लाख इसने चुका दिए। तो अभी भी देखा जाए ये 5 लाख माइनस में है। ठीक है, अब ये 5 लाख चुकाने के लिए क्या करेगा, कहीं बी जगह से फिर से लोन लेगा, फिर से कर्जा लेगा, और फिर अगर फिर से ये सफल नहीं हुआ फिर ये सी जगह से फिर से कर्जा लेगा। तो ऐसे ये एक कर्जे को चुकाने के लिए अलग अलग जगहों से कर्जा लेता रहेगा और धीरे धीरे ये किस में फंस जाएगा बेटा, ये फंस जाएगा कर्ज जाल में। किस में फंस जाएगा, कर्ज जाल में। ठीक है, यानी कि कर्जे की जाल में ये फंस जाएगा और अंत आप जानते हैं कि किसान अंत में जाकर फांसी लगा लेता है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 23वां देखेंगे बच्चों, 23वां प्रश्न देखेंगे कि भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए किन्हीं 2 उपायों की समीक्षा कीजिए। हमने कहा देखो भारत के अंदर वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव मतलब जो वन के अंदर जीव जंतु हैं उनकी रक्षा कैसे की जाए, तो इसके कोई 2 उपाय बताइए। अगर हम बात करें सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, वन्य जीवों का जो शिकार हो रहा है ना उस पर रोक लगानी चाहिए। पहली चीज़ बेटा क्या, पहली चीज़ क्या है, शिकार पर रोक लगा देना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या, इनके लिए जैव मंडल निश्चय बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, जैव मंडल निश्चय, यानी कि इनके जो क्षेत्र है ना उसको आरक्षित कर देना चाहिए ताकि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना जा सके, यानी कि किसी भी आम जनता की वहाँ पर आवाजाही पर रोक लगे। तीसरी चीज़ क्या करनी चाहिए, वनों की कटाई को रोक दें। ठीक है, वनों की जो कटाई हो रही है उसको रोक देना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और कर दो कि लोगों के अंदर जागरूकता फैला दो कि वन्य जीव संरक्षण हमें करना है। तो ये 4 काम यदि हम कर लेते हैं तो हम क्या कर पाएंगे, वन्य जीव संरक्षण को लागू करने में कामयाब रहेंगे। ठीक है बच्चों, आपको केवल 2 ही बताने, कोई सा भी बता सकते हो। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। देखो कह रहे हैं कि 1956 में श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी क्यों बढ़ गई। आपको समझ आना चाहिए ये जो श्रीलंका वाला केस है ना, ठीक है, क्या था, हमारे जो तमिलनाडु है, भारत का जो तमिलनाडु है, ठीक है, वहाँ से तमिलनाडु से लोग कहाँ चले गए, श्रीलंका चले गए, निवास करने कहाँ चले गए, श्रीलंका चले गए। अब जब वो श्रीलंका में गए तो श्रीलंका में जो सिंगली भाषा के लोग थे, कौन सी भाषा के बच्चों, सिंगली भाषा के जो लोग थे, सिंगली भाषा वाले लोग, ये काफ़ी अधिक संख्या में थे। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो तमिल वाले हैं ये तो भारत से हैं, इनके लिए यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है श्रीलंका में, यहाँ पर अगर जो रहेंगे वो सिंगली भाषा वाले रहेंगे बस, और कोई नहीं रहेगा। और सिंगली भाषा को इन्होंने अपनी राष्ट्रीय भाषा कहने के लिए, दर्जा प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मांगे उठाई। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं आपको। ठीक है ना, समझ आई बच्चों ये बात, जल्दी से बताएंगे, समझ आ रही है ये बातें। ये लोग क्या करने लगे, जो श्रीलंका के लोग थे ये अपने लिए नए नए देश की मांग करने लगे कि हमें एक नया देश दे दो भाई, हमें एक अलग जगह दे दो। ठीक है, तो ऐसी ऐसी इनकी कुछ मांगे रही थी, इसलिए आप कहोगे कि जो श्रीलंकाई तमिल थे उनकी नाराज़गी बढ़ती जा रही थी। भारत वालों से भी कांटेक्ट कर रहे थे कि भाई हमें वापस बुलाओ,
ठीक है ना, हमें यहाँ पर जगह दिलाओ या फिर वापस बुलाओ। लेकिन भारत वालों ने भी काफ़ी कोशिश करी, वो भी इसमें नाकामयाब रहे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये नाराज़गी ज़्यादा बढ़ती गई। अब देखेंगे बेटा सेक्शन सी के बारे में, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है ना, देखो सबसे पहला इसमें कौन सा आता है बच्चों, आपका आता है 25वां क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह रहे हैं भारत में तृतीयक क्षेत्र जो है इसके महत्व पर एक टिप्पणी कीजिए। भाई आपको पता है कि हमने अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक जाने बच्चों। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो तृतीयक की खासियत पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो ये याद करो, जो तृतीयक क्षेत्र है इसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं बेटा। कौन सा? सेवा क्षेत्र। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है? सेवा देना। क्या ये उत्पादन करता है? तो हम कहेंगे नहीं। क्या ये फैक्ट्रियों में सामान को तैयार करता है? हम कहेंगे नहीं। ये क्या करता है? ये संचार जैसी सुविधा देता है। क्या करता है बेटा? संचार जैसी सुविधा देता है, बैंकिंग की सुविधा देता है। ठीक है, बैंकिंग की सुविधा देता है बेटा, है ना, और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन की सेवा देता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों में ये सेवा देता है, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस प्रकार से आपका प्राथमिक क्षेत्र डिपेंड करता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी वाला दोनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं ना, वैसे ही कहीं ना कहीं ये दोनों किस पे निर्भर करते हैं? तृतीयक क्षेत्र पे निर्भर करते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए ये भारत में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मान लो ना कि कोई भी उत्पादन हो रहा है, मान लेते हैं कि कपास की खेती हुई, अब कपास से कोई भी वस्तु बना दी गई, अब वो लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रही, क्योंकि परिवहन नहीं है, संचार नहीं है, बैंकिंग सुविधा नहीं है, पहुँच ही नहीं पा रही, तो उसका फ़ायदा क्या है? तो हम कहेंगे ये जो दोनों क्षेत्र है ना हमारा, प्राथमिक और द्वितीयक, ये पूरे के पूरे टोटली डिपेंड ऑन किस पे? टर्टियरी सेक्टर पर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप इसमें बता दोगे। 26वां प्रश्न देखेंगे कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के कुछ उपाय बताइए। भारत के अंदर महिलाओं की साक्षरता दर कैसे बढ़ाई जा सकती है? अब बताएंगे जरा जल्दी से, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। कोई भी आप 4 तरीके बता दीजिए कि भारत के अंदर महिलाओं को साक्षर कैसे किया जाए, पढ़ाया लिखाया कैसे जाए, जल्दी से बताएंगे। और साथ ही साथ ये बताएंगे कि सबसे कम साक्षरता दर महिलाओं की कहाँ पर है बेटा? सबसे कम जो साक्षरता दर है, सबसे कम, तो वो कहाँ की बेटा? जल्दी से बताएंगे। तो आपका आंसर आना चाहिए क्या? राजस्थान। कहाँ का? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम ऐसा कर सकते हैं। 27वां देखें, ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। कह रहे उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। क्या आप बता नहीं सकते? आप कोई सी भी क्रिया करना चाह रहे हो तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है बेटा? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी ना। हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा? ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़नी है। अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं होगी, ठीक है ना, ऊर्जा नहीं होगी तो हम किसी भी क्रियाकलाप को नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने ही बॉडी की बात कर लें, अपने शरीर की बात कर लें, तो हमारा शरीर जो काम करता है उसके पीछे क्या है? उसके पीछे ऊर्जा है, जो हमें भोजन से प्राप्त हो रहा है। ऐसे यदि हम कोई भी काम करते हैं, मान लो एक ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन चल रही है तो उसमें इंजन जो है वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और वो इंजन कैसे काम कर पा रहा है? डीजल की वजह से, है ना। तो उसमें भी ईंधन लग रहा है कहीं ना कहीं। वो ईंधन क्या है? एक ऊर्जा का ही तो रूप है ना। तो हमने कहा हर क्रियाकलाप को करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की। अब ये ऊर्जा आपकी कैसी भी ऊर्जा हो सकती है बेटा, सौर ऊर्जा भी हो सकती है, सौर ऊर्जा भी हो सकती है ना, और विद्युतीय ऊर्जा भी हो सकती है। कौन सी बेटा? विद्युतीय ऊर्जा भी हो सकती है। ठीक है, और कौन कौन सी ऊर्जा हो सकती है जल्दी बताएंगे? पवन ऊर्जा भी हो सकती है। कौन सी बेटा? पवन ऊर्जा भी हो सकती है। ठीक है, जल ऊर्जा भी हो सकती है। तो ऐसी कई सारी ऊर्जा हैं बेटा जो हो सकती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। ठीक है, तो आप कहेंगे किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप ये सब एग्जाम्पल बताकर इसका आंसर कर देंगे। समझ आई बच्चों यहाँ तक बात? 28वां प्रश्न देखेंगे जरा। कह रहे यूरोप में मुद्रण किस प्रकार अस्तित्व में आया? यानी कि यूरोप देश के अंदर जो मुद्रण है, मुद्रण समझते हो बेटा? मुद्रण का मतलब होता है प्रिंटिंग। क्या होता है? प्रिंटिंग। ठीक है, आपको पता है कि पहले के टाइम पे बेटा क्या प्रिंटिंग मशीनें हुआ करती थी? तो आप कहेंगे नहीं थी। क्या उस समय किताब छप पाना संभव था? नहीं था, क्योंकि छपती थी बट वो छपती नहीं, तो उसे लिखा जाता था, और एक किताब को लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था बेटा। लेकिन आज आप देखोगे पलक झपकते ही लाखों किताबें एक बार में छप जाती हैं, है ना, ऐसा हो पा रहा है। लेकिन आप कहेंगे जी ये यूरोप के बारे में बात करना है हमें, कि यूरोप में मुद्रण किस प्रकार से अस्तित्व में आया। तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ याद रखना है? अगर हमने बात की भाई 11वीं शताब्दी में ना, रेशम मार्ग से, कौन सा? रेशम मार्ग से चीन से कागज़ कहाँ पहुँच गया? यूरोप में पहुँचा। याद रखोगे, चीन से कागज़ कहाँ पहुँचता है बेटा? यूरोप में पहुँचता है।
इससे क्या होता है, इससे पांडुलिपियां बनाने का काम शुरू हुआ। अब देखो यहाँ पर पांडुलिपि क्या है बेटा, थोड़ा पांडुलिपि के बारे में समझो, ठीक है। पांडुलिपि क्या है, पांडुलिपि क्या है, जो एक ताड़ का पत्ता आता है, ताड़ का पत्ता बड़ा सा पत्ता होता है बेटा, बड़ा सा पत्ता होता है, ठीक है। उस पर ना लिखने का काम होता था, उसमें लिखने का काम होता है, ठीक है। तो उसको पांडुलिपि कहते थे, लेकिन इसको संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है, क्योंकि समय के साथ साथ ये खराब भी होता जाता था, इस पर जो लिखा होता था वो भी बेकार हो जाता है। तो पांडुलिपि की सीमाएं भी कभी कभी पेपर में आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इस 28वें क्वेश्चन में क्या बताना है, आपने ये बताना है कि जो चीन था, ठीक है, चीन, वहाँ से कागज पहुँचता है कहाँ पर, यूरोप में। कब पहुँचता है बेटा, 11वीं शताब्दी में पहुँचता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि गुटेनबर्ग ने, किसने, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, ठीक है। जर्मनी के अंदर, जर्मनी के अंदर क्या हुआ, गुटेनबर्ग जो था उसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया, और इससे क्या हुआ, तेजी में कई सारी किताबें छपने लग गई। अब किताबें छपने लग जाएगी तो सभी लोगों तक पहुंचेगी, और जब ज़्यादा मात्रा में किताबें छपेंगी तो उसकी कीमतें भी कम हो जाएगी, और बेटा क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, और सभी व्यक्ति शिक्षित होना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे साक्षरता दर भी बढ़ जाएगी। यहाँ तक बातें समझ आ रही है, तो ये सारी बातें आप इसमें बता देंगे, ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, कह रहे प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों में अंतर बताइए, यानी कि पहला क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र जो है, इन दोनों में अंतर क्या है। देखो अगर अंतर की बात करें बच्चों, अंतर की, तो आप सबसे पहले कहोगे ये जो है ये आपके प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, जैसे कृषि, और इसका काम क्या है, ये विनिर्माण का काम करता है। क्या काम करता है बेटा, विनिर्माण का काम करता है, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल हो गया आपका, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब काम हो गया, इसमें विनिर्माण हो गया। एग्जाम्पल बता दो, किसने गेहूँ उगाया, क्या करा इसने, गेहूँ उगाया, और इसने क्या कर दिया, उसकी ब्रेड बना दी। क्या बना दी बच्चों, उसकी ब्रेड बना दी। हमने कहा जी इसने गन्ना, इसने क्या किया, गन्ने को उगाया, इसने गन्ने को उगाया, और इसने क्या बना दी, चीनी बना दी उसकी। समझ आई बात। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके किसके, प्राथमिक और द्वितीयक के। तो ऐसे इसमें थोड़ा अंतर आपको बता देना है बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारा समझ में आ रहा है। अब पहुँच गए बेटा सेक्शन डी पर। किस पर, सेक्शन डी पर। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यावसायिक वर्गों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। आप सबसे पहले बता देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है बच्चों, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ था, जितने भी व्यवसायी वर्ग थे उन्होंने बाहर से कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी हम नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे, हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे, हम अपनी ही चीज़ों को अपनाएंगे, हम आपकी चीज़ें नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो बाहर से जितना भी वस्तु आती थी ना, उस पर रोक लगा दिया, ठीक है। कह रहे अब से हम आयात नहीं करेंगे, विदेशी वस्तु का आयात नहीं करेंगे, 1 रुपये भी हम विदेश में नहीं जाने देंगे। ऐसी बातें उठने लग गई यहाँ पर, ठीक है, ऐसी बातें उठने लग गई बस। तो ऐसे ऐसे काम यहाँ पर हुए, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो व्यवसायी वर्गों ने अपनी भूमिका यहाँ पर निभाई है। 31वां क्वेश्चन देखेंगे, 31वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। इसमें कहा है कि भारत में आरंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है, और वाणिज्यिक कृषि की विशेषता बताइए। देखो हमने कहा भारत के अंदर 2 प्रकार के से कृषि होती है, एक होती है जीविका निर्वाह, एक होता है वाणिज्यिक। देखो जीविका निर्वाह कृषि की बात करें तो बेटा ये एक ना परिवार का हिस्सा मिलकर काम करता है इसमें, लेकिन वाणिज्यिक कृषि में एक बहुत बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। इसमें आप कहोगे परंपरागत औजारों का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि जो छोटे से कुदाली, हंसिया, हल, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर इसकी बात करें वाणिज्यिक कृषि, तो इसमें आधुनिक जितने भी यंत्र आते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आपको कम पैसों की आवश्यकता होती है, इसके लिए अधिक पैसों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जीविका निर्वाह कृषि आप समझ पा रहे हो कि अपने जीवन को जीने के लिए थोड़ा बहुत जो कृषि चाहिए, ऐसी कृषि करना ही क्या है, जीविका निर्वाह कृषि है। और वाणिज्यिक कृषि क्या है, जो आप बेचने के मकसद से करते हो, कि आपने उसे उगाया और उसे बेचकर जो मुनाफा हो उससे फ़ायदा ले रहे हो, तो ऐसी कृषि को हम वाणिज्यिक कृषि कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों बातें समझ आ गई होंगी बच्चों, ठीक है। इसका और वाला ऑप्शन भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। 32वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, कह रहे उन परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए जिनमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं सामाजिक विविधता में सामंजस्य स्थापित करती हैं। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। क्या बात है भाई, कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं, है ना।
लोकतंत्र में क्या करते हैं, सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिया जाता है, यानी कि समानता। सबसे पहली चीज़ बेटा क्या है कि समानता, यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें तो हमने कहा लोकतंत्र में सरकार केवल बहुसंख्यकों के हित में ही ध्यान नहीं देती, बल्कि वो कमज़ोर वर्गों का भी ध्यान देती है, यानी कि वो सामाजिक कल्याण भी करती है बेटा। क्या करती हैं वो सामाजिक कल्याण भी करती हैं। ठीक है, सामाजिक कल्याण भी करती हैं। और क्या क्या करती हैं, कई सारी नीतियाँ बनाती हैं लोगों के लिए, ताकि समाज के अंदर हम समानता फैला पाएँ और जो ये अमीरी और गरीबी के बीच में एक खाई है उसको हम कम कर सकें। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को यहाँ पर देखा जा सकता है। ओके, बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे यहाँ पर कह रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि जो आपकी MNC होती है, क्या होती है, MNC, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं, ये किस प्रकार से विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ती हैं। आपको पता है MNC का काम क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसकी ब्रांच एक देश से अनेक देशों तक फैली हुई है, एक देश से अनेक देशों तक बेटा फैली हुई है। ठीक है, और इसका कोई ना कोई एक मैन हेड होगा, यानी कि एक मुख्यालय होगा इसका। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं बेटा, इसी को हम MNC कहते हैं। ठीक है, MNC कह रहे हैं। अब इससे क्या क्या बातें आएंगी बेटा, इससे क्या क्या बातें सामने आएंगी, आप कहेंगे जी विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ जाएगा बेटा। क्या होगा, विदेशी व्यापार बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आप देखोगे स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, कि ये जो होगी MNC होंगी, है ना, ये जहाँ पर भी अपनी कंपनी स्थापित कर रही हैं, वहाँ पर अगर कोई छोटी मोटी कंपनी जो इसको टक्कर दे रही है, तो ये क्या करती है, उनको खरीद लेती है। ठीक है, और छोटे उत्पादकों को ऑर्डर दे देती है। मान लो कि इस कंपनी ने जाकर यहाँ पर इस देश में अपनी कंपनी लगाई, तो आसपास में जो छोटे मोटे उत्पादक हैं, है ना, जो कच्चे माल को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो ये उनसे कच्चा माल प्राप्त करती है। ठीक है, ये भी एक फ़ायदा हो जाता है बेटा। ठीक है, और आप एक क्या कहोगे, दुनिया भर में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करना। इसकी दुनिया भर में कई सारी उत्पादन इकाइयाँ बन जाती है, एक से ज़्यादा ब्रांचेस होती है, कई शाखाएं होती है इसकी, बैंकों की कह रहे हैं, इनके कंपनियों की। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि MNC जो है ना, एक देश से दूसरे देश में विश्व भर में उत्पादन को जोड़ती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बातें आपको समझ आ रही हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा, यहाँ पर ये देखो केस आधारितता, इसके लिए ना आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा बेटा। ठीक है, एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, है ना, लेकिन वो पैराग्राफ मैंने यहाँ से हटा रखा है, क्योंकि उन पैराग्राफ का कोई भी मतलब नहीं निकलता, आपको उसका आंसर खुद ही देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, सत्याग्रह का महत्व स्पष्ट कीजिए। अब बताओ सत्याग्रह की शुरुआत करने वाला कौन बेटा, महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य की मांग करना, सत्य की मांग करना, यानी कि सत्य की आग्रह करना, सत्य का आग्रह करना, ये चीज़ क्या होता है, सत्याग्रह होता है। ठीक है, तो आपने इसका महत्व बता दिया कि सत्य की राह पे चलना ही क्या है, सत्याग्रह है। इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता के किस मार्ग को आत्मसात के लिए कहा। तो यही कहा कि भाई जो भारत के लोग हैं उनको क्या बनना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। ऐसा किसने कहा, महात्मा गांधी ने। तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर विचारों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा, यहाँ पे बात करें तो गांधी जी ने जितने भी सत्याग्रह कराए, सबसे पहले यदि बात करते हैं तो आता है आपका 1917, जो कि चंपारण में हुआ। कहाँ पर हुआ बेटा, चंपारण में हुआ, जो कि आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, नील की खेती के लिए यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह किया। फिर इसके बाद बात करते हैं बेटा कौन सा, 1918 का। ठीक है, कौन सा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। कौन सा, खेड़ा आंदोलन। ये कहाँ होता है बेटा, गुजरात में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। इसके बाद 1919 की बात करें, खिलाफत आंदोलन होता है इनका। ठीक है, इसी के बाद ये शुरू कर देते हैं कौन सा, असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है, कौन सा, असहयोग आंदोलन, जिसके अंदर ये कह देते हैं अब हम बिल्कुल भी कॉर्पोरेट नहीं करेंगे विदेशी चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद नमक पर टैक्स लग जाता है, तो नमक सत्याग्रह शुरू कर देते हैं बेटा 1930 में। कब, 1930 में कर देते हैं। ठीक है, इसी के बाद अगर बात करें यहाँ पर तो आपका आ जाता है कौन सा, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखोगे कुछ इस प्रकार से इन्होंने क्या किए, सत्याग्रह किए। ठीक है ना, इस तरीके से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत कर दी बेटा। ठीक है, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया और अंग्रेजों को बाहर निकालने की कोशिश में लग गए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। ऐसे ही एक पैराग्राफ आपको यहाँ पर मिलेगा इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जरा, आप बताएंगे कि राजनीतिक दलों का क्या महत्व होता है बेटा, राजनीतिक दलों का क्या महत्व होता है, जल्दी से बताएंगे।
ठीक है। राजनीतिक दलों का क्या महत्व होता है? तो आप कहेंगे जो जो राजनीतिक दल होते हैं ये क्या करते हैं? ये कानून निर्माण करते हैं बेटा। क्या करते हैं? ये कानून निर्माण करते हैं। कानून निर्माण करते हैं, यानी कि सरकार में आने के बाद क्या करते हैं? कानून निर्माण करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। कहने की बात है खैर, है ना, सामाजिक कल्याण करते हैं। वैसे तो सिर्फ और सिर्फ अपना ही कल्याण करते हैं ये लोग। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, क्षेत्रीय दलों की भूमिका बताइए। तो आपने कहा भाई जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभाते हैं ना, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। अगर मान लो जो पार्टी सरकार में है वो किसी भी प्रकार की नीति वगैरह बना रही है और वो नीति गलत है या फिर वो सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, तो जितने भी विपक्षी दल हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ठीक है ना। तीसरा देखेंगे बेटा इसका कि भारत के किन्हीं दो प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताएं। तो भाई एक आपका कांग्रेस हो गया, क्या हो गया? एक कांग्रेस हो गया, एक बीजेपी हो गया। अगर बीजेपी का पूछा जाए तो बेटा कब? 1980। कौन सा? 1980 में। कब आई है? 1980 में आई। कांग्रेस की बात करें तो 1885 में आई बेटा। कब आई? 1885 में। इतनी बातें आप याद कर लो, ईजी है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे यहाँ पर भी आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा बेटा। कह रहे हैं सतत पोषणीय विकास का महत्व बताइए। देखो यदि हम बात करते हैं किसकी? सतत पोषणीय विकास की, तो इसमें ये मुद्दा आता है बेटा कि संसाधनों का ना इस प्रकार से प्रयोग करो या फिर संरक्षण करो कि आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है। क्या कहा? दोबारा से सुनिएगा। यानी कि सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें हम संसाधनों को इस प्रकार नियोजित करते हैं, इस प्रकार संरक्षित करते हैं या इस प्रकार से उपयोग करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके। ठीक है। उसी को हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। और ये जरूरी भी है, ये जरूरी भी है क्योंकि इससे क्या होगा? जो अति दोहन है ना संसाधनों का वो रुक जाएगा और आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सकेगी। फिर देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, कह रहे एजेंडा 21। कौन सा बेटा? एजेंडा 21। अगर हम एजेंडा 21 की बात करें, ठीक है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? सबसे पहले तो याद रखो ये बेटा कहाँ चलाया गया? ये आपका चलाया गया ब्राज़ील में। कहाँ चलाया गया? ब्राज़ील में। ठीक है। ब्राज़ील का एक शहर है, कौन सा? रियो डी जेनेरो। कौन सी बेटा? रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो था। और कब चलाया गया? 1992 में। कब चलाया गया? 1992। यहाँ पर इसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है। क्योंकि इसमें अनेक देश शामिल हुए, अनेक देशों ने यहाँ पर भागीदारी ली और भागीदारी लेने के बाद यहाँ पर चर्चाएं की कि विश्व को हमें पर्यावरण में सुरक्षा देनी है, यानी कि पर्यावरण को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। तो ये सन याद रखना है। और कहाँ पर हुआ? दोबारा बता रहे हैं, रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो जो कि कहाँ का शहर है बेटा? ब्राज़ील का एक शहर है। और इसी को क्या नाम दिया गया? एजेंडा 21 कहा गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को क्यों महत्वपूर्ण समझते थे? तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका बेटा क्या? कि पृथ्वी पर इनका क्या कहना था? इनका ये कहना था कि पृथ्वी पर हमारी ज़रूरतों के लिए जो संसाधन है वो पर्याप्त है, हमें संसाधन की लालच नहीं करनी चाहिए, ऐसा ये कहते थे। क्या कहते थे बेटा? कि पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं वो हमारे लिए पर्याप्त हैं, हमें संसाधनों की लालच नहीं करनी चाहिए, एक बार में उसका अति दोहन नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन कहते थे? महात्मा गांधी कहते थे। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम थोड़ा मानचित्र वाले पे। ऑलमोस्ट ख़त्म पर चल रहा है बेटा ये आपका पेपर। देखो मानचित्र की यदि बात करें तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर उठता है कि वह स्थान बताइए जहाँ पर जलियांवाला बाग घटना हुई थी। आप कहेंगे जी पंजाब में। कहाँ हुई थी? पंजाब में। पंजाब का कहाँ? अमृतसर। याद रखें कहाँ पे बेटा? अमृतसर में। और कब हुई थी? 13 अप्रैल। कब हुई? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है। किसने करवाया? जनरल डायर। कौन? जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर। कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। ठीक है। इतनी बातें याद रखोगे, बैसाखी का दिन था। ठीक है। इतनी बातें यहाँ से याद रखोगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे बेटा क्या? 1927 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ? आप कहेंगे मद्रास में हुआ। कहाँ हुआ बेटा? मद्रास। ठीक है। मद्रास कहाँ पड़ता है बेटा? तमिलनाडु में। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। ठीक है। अगर यहाँ से भी आपसे कुछ भी पूछ ले, ये जो 4 ऑप्शन दिए ना, यहाँ से भी पूछ ले, टिहरी बांध आपका कहाँ पर है? आपको कहिए उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड पे। ठीक है। दूसरा है आपका नागार्जुन सागर बांध, ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है बेटा? आंध्र प्रदेश। ठीक है। सलाल की बात करें, सलाल आपका कहाँ? जम्मू कश्मीर में बेटा। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तुंगभद्रा की यदि बात कर ले, तुंगभद्रा आपका आता है बेटा कहाँ पे? कर्नाटका में। कहाँ पर आता है?
कर्नाटका में। तो इस तरीके से कुछ आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैप वाले क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाला जो हमारा टेस्ट पेपर था बेटा, ये जो टेस्ट पेपर था ये तो समाप्त होता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि भाई एक ही ऐसा पेपर बता दो ना जिससे हमारा पेपर क्लियर हो जाए, तो आप ये क्वेश्चन और कर लेना। ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, देखो कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ये आपका, एक ये है और एक ये है। ठीक है, एक ये है और एक ये है और एक ये है और एक ये, 7 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं बेटा। कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है। इन पर भी ध्यान दे लोगे। ठीक है, जैसे ये राजनीतिक दल का कार्य, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है बेटा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लेना एक बार। ठीक है, इसी के साथ साथ वैश्वीकरण के प्रभाव वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के कार्य बताने हैं। आरबीआई का कार्य क्या क्या होता है बेटा, जल्दी से बता दो, आरबीआई के कार्य क्या क्या होते हैं। इसमें तो 3 का है, आप 5-6 याद करके जाना। ठीक है ना, आप 5-6 याद करके जाना। ठीक है, आरबीआई के कार्य। इसके बाद सड़क परिवहन, रेल परिवहन, ये जितने भी परिवहन वाला है इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। और एक ये क्वेश्चन आपका लास्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये 4 क्वेश्चन तो पहले आप कर लेना अच्छे से। ठीक है ना, अगर 4 क्वेश्चन करने के बाद भी आपकी क्षमता बचती है कि बाकी क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, तो ये पूरे के पूरे 7 कंप्लीट कर देना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से वाकई में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा बेटा। ठीक है ना, इसलिए अभी तक देखो हमने जो मैथ की वीडियो अपलोड की, ठीक है ना, 10th क्लास के जो मैथ की वीडियो अपलोड करी, उससे बिल्कुल हूबहू प्री बोर्ड आपका सामने आया। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसका देखने को मिला। फिर उसके बाद हमने कहा भाई पॉलिटिकल साइंस, कौन सा बेटा, पॉलिटिकल साइंस, वो भी कौन सा, 12th क्लास का, उसका भी रिजल्ट प्री बोर्ड में हमें देखने को मिला। ठीक है ना, बिल्कुल वही पेपर आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए आपका एसएसटी का भी हमने इंतजाम कर दिया, सोशल साइंस का भी इंतजाम कर दिया और इसकी भी वीडियो आप तक पहुंचा दी गई बेटा। तो अब ये भी सेम टू सेम आपके प्री बोर्ड में हूबहू छप जाएगा। ठीक है, तो आपने अगर वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेंगे, अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर दो जल्द से जल्द बेटा। हमारा टारगेट है कि 100 लाइक्स, क्या 100 लाइक्स आ जाने चाहिए बेटा। ठीक है, 100 लाइक्स जल्दी से जल्दी कर दो। और अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, कमेंट में डाल दीजिए। ठीक है, जैसे ही समय मिलेगा आपका इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिएगा अपना।